नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 19 मार्च 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न हम देखते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रमुख रूप से अगर हम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की बात करें तो प्रमुख रूप से इनकी स्थापना 1997-98 में जब प्रारंभ की गई थी तो उद्देश्य ये था कि भारत में जो भी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र हैं वहां पर स्कूली शिक्षा अनुसूचित जनजाति के बच्चों को बेहतर रूप में उपलब्ध कराई जाए। प्रश्न के पहले कथन को देखते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम चलता है। अगर हम यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात करें तो प्रमुख रूप से जो विकल्प हैं वो दोनों हैं, यानी संबंधित राज्य का जो बोर्ड है वो अपनाया जा सकता है या सीबीएसई का जो पैटर्न है वो एक तरह से अपनाया जा सकता है। ये संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर एक तरह से निर्भर रहता है कि वो किस बोर्ड को अपनाना चाहते हैं। तो केवल राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम में रहेगा ऐसा नहीं है। इस आधार पर पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा कथन हम देखते हैं। वर्ष 2010 के मौजूदा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी अगर हम EMRS के दिशा निर्देशों की बात करते हैं तो इसमें यह कहा गया था कि क्षेत्र में 50% एसटी आबादी वाले प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी या एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना में कम से कम एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जानी है। तो ये 2010 का जो दिशा निर्देश है उसमें निश्चित रूप में कहा गया था और दूसरा कथन इस आधार पर सत्य है। तीसरा, बजट 2018-19 के अनुसार 50% से अधिक एसटी आबादी वाले और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में वर्ष 2022 तक एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। तो सरकार ने 2018-19 के बजट में इस तरह का प्रावधान किया था और ये सत्य है, तो तीसरा कथन भी सत्य है। यहाँ पर केवल पहला कथन असत्य है, 2 और 3 सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है ए, केवल एक कथन गलत है। एकलव्य मॉडल स्कूल के संदर्भ में प्रश्न का आधार ये है कि भारत सरकार की तरफ से अगर हम जनजाति मंत्रालय की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो 740 एकलव्य मॉडल स्कूल होंगे उनमें 38,000 टीचर और जो सपोर्ट स्टाफ हैं उनकी एक तरह से नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएंगी। वर्तमान में आप ध्यान रखें 401 इस तरह के विद्यालय काम कर रहे हैं और 2025-26 तक सरकार को उम्मीद है कि 740 ये संख्या पहुंच जाएगी। यहाँ पर सरकार के द्वारा जो 38,000 भर्ती की जा रही है उसमें वर्तमान में जो 4,000 टीचर कार्य कर रहे हैं उनके संदर्भ में स्थिति क्या होगी उसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है और इसीलिए उनकी नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रक्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से संकट में आ सकती हैं। तो ये नई भर्ती की प्रक्रिया पहले से काम कर रहे जो भी टीचिंग स्टाफ है उनके लिए समस्याएं बना रहा है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। रवांडा की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों के साथ लगी हुई है? रवांडा के संदर्भ में आप ध्यान रखें कि अफ्रीका के लगभग मध्य में एक तरह से स्थित ये देश है और जहाँ तक इसकी सीमा की बात करें तो इसकी सीमा युगांडा देश से लगती है, साथ साथ तंजानिया, बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसी के साथ साथ अगर हम लेक किवू की बात करें तो रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की एक तरह से ये सीमा पर स्थित है। हमसे देश पूछे गए हैं तो ये 4 देश हैं जो रवांडा के साथ सीमा बनाते हैं, यानी युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस आधार पर चारों कथन यहाँ पर सत्य हैं, तो हमारा उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि वर्तमान में यूके के जो आंतरिक मंत्री हैं वो रवांडा का प्रमुख रूप से दौरा कर रहे हैं और उद्देश्य ये है कि रवांडा के जो नागरिक एक तरह से यूके में शरण लेने के लिए पकड़े गए हैं उनको वापस डिपोर्ट किया जा रहा है रवांडा में। तो इसके संदर्भ में प्रक्रिया कैसे अपनाई जाएंगी उसके लिए एक तरह से यहाँ पर विचार किया जा रहा है और ये प्रक्रिया थोड़ी विवादित भी है क्योंकि यूके में बड़ी संख्या में रवांडा के जो लोग हैं वो एक तरह से वहाँ पर बसने की प्रक्रिया में जाना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। मैगलन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप ध्यान रखें ये जो मिशन है नासा का ये प्रमुख रूप से शुक्र ग्रह के लिए संचालित किया गया था और इसको 1989 में लॉन्च किया गया था। मैगलन मिशन को जब शुक्र के लिए लॉन्च किया गया था तो नासा के द्वारा जो स्पेस शटल था उस शटल के माध्यम से एक तरह से इसको अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था, यानी इसे पृथ्वी से सीधे प्रक्षेपित नहीं किया गया था। तो ये इस तरह का पहला एक तरह से प्रयास था। तो अगर हम तीनों कथन को यहाँ पर देखें, शुक्र के लिए नासा का मैगलन मिशन सबसे सफल गहन अंतरिक्ष मिशनों में से एक था। पहला कथन सत्य है।
दूसरा, यह शुक्र की पूरी सतह की छवि लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान था और इसने इस ग्रह के बारे में कई खोजें की। इसे 4 मई 1989 को लॉन्च किया गया था। कथन सत्य है, इसे 4 मई 1989 को ही लॉन्च किया गया था और माना जाता है कि शुक्र की जो पूरी सतह है उसकी छवि लेने वाला यह पहला अंतरिक्ष यान था। तीसरा, 13 अक्टूबर 1994 को मैगलन के साथ संचार उस समय टूट गया जब उसे शुक्र के वातावरण में उतरने का निर्देश दिया गया और माना जाता है कि नासा के द्वारा इस तरह का कमांड देने के बाद कि मैगलन को शुक्र ग्रह पर उतरना है, 10 घंटे के अंदर अंदर वो जलकर समाप्त हो गया। तो ये 13 अक्टूबर 1994 को ही हुआ था। तो तीसरा कथन भी सत्य है। तीनों कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। इस प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से यह है कि मैगलन स्पेसक्राफ्ट की तरफ से जो तस्वीरें खींचकर शुक्र ग्रह की भेजी गई थी, उन तस्वीरों में एक तरह से आप देखें तो कुछ ज्वालामुखी के जो उद्गार हैं, यानी अगर हम किसी ज्वालामुखी की बात करें तो ये जो उसका एक तरह से जहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो अगर हम वॉल्केनिक वेंट की बात करें तो उसकी कुछ तस्वीरें देखी गई थी। अब उसमें कुछ परिवर्तन एक तरह से देखा जा रहा है। तो माना यह जा रहा है कि यहाँ पर जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है, ज्वालामुखी घटना है, वो एक तरह से चल रही है, तभी ये जो वेंट है उसमें एक तरह से परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। तो ये मैगलन स्पेसक्राफ्ट की जो इमेज है उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं स्पष्ट हो पा रहा है। चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। पीएम गतिशक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान 2021 समग्र बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजना है। प्रमुख रूप से आप देखें, भारत में जो भी आधारभूत ढांचा है वो अलग अलग एक तरह से तंत्र में काम करता है। जैसे सड़क परिवहन है, रेलवे है, बंदरगाह का विकास है या हवाई अड्डों का विकास है, तो सभी को आपस में एक तरह से एक पोर्टल पर लाना, एक तंत्र में लाना, जिससे कि अलग अलग मंत्रालय विभाग जो भी आधारभूत ढांचे में काम कर रहे हैं वो एक दूसरे की जानकारी ले सकें, जिससे कि जो भी परियोजनाएं हैं वो समय पर पूरी हो पाएं। 2021 में पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान जब शुरू किया गया तो उद्देश्य यही था कि 100 लाख करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो सही रूप में संचालित हो पाएं और तेजी से उनमें काम की प्रक्रियाएं बढ़ पाएं। पहला कथन सत्य है। दूसरा, एकीकृत दृष्टिकोण, इसमें बुनियादी ढांचे से संबंधित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने का उद्देश्य निहित है। तो अलग अलग मंत्रालय जो काम कर रहे हैं उनको एक पोर्टल पर लाया गया है, जिससे कि वो आपस में जो भी विचार हैं, काम करने की स्थिति है, उसके बारे में जो भी एक तरह से प्रक्रिया है उनमें आदान प्रदान कर सकें, जिससे कि बुनियादी ढांचे के काम करने की जो गति है वो बढ़ाई जा सके। दूसरा कथन यहाँ पर सत्य है। तीसरा, पीएम गतिशक्ति 6 स्तंभों पर आधारित है। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान में अगर हम देखें तो 6 प्रमुख रूप से स्तंभ या पिलर्स हैं जिस पर यह काम करता है। पहला, समग्रता, कॉम्प्रहेंसिवनेस। दूसरा, प्राथमिकता, प्रायोरिटाइजेशन, अनुकूलन, ऑप्टिमाइजेशन, समकालिकता, सिंक्रोनाइजेशन, विश्लेषिकी, एनालिटिकल और गतिशीलता, डायनेमिक। तो ये जो 6 स्तंभ हैं, इस आधार पर जो भी आधारभूत ढांचा की परियोजनाएं हैं उन पर विचार करके उन्हें तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा कथन सत्य है। तीनों सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है डी, 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से यह है कि पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के माध्यम से आप देखें 156 इस तरह की जो क्रिटिकल एक तरह से जो कह सकते हैं गैप है या कह सकते हैं कि परियोजनाओं के पूरा होने में जो समस्याएं हैं उनका पता चला है। खासतौर से अगर हम बंदरगाह के विकास की बात करें तो अगर इन 156 समस्याओं का पता लगाया गया, उनको दूर किया जाएगा, तो बंदरगाह विकास के संदर्भ में जो प्रक्रियाएं हैं वो तेज हो पाएंगी। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हम 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न को शामिल कर रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे विदेशित है? भारत में अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो उसके अनुच्छेद 50 के माध्यम से प्रमुख रूप से ये प्रक्रिया एक तरह से की जाती है। इस आधार पर अगर हम देखें तो उत्तर है हमारा बी। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में आज के तथ्य की हम चर्चा करते हैं और आज के तथ्य में हम चर्चा करेंगे लैकेज एंजाइम के संदर्भ में। जैसे जैसे औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी हैं, प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो जल प्रदूषण की जो स्थितियां हैं वो तेजी से बढ़ी हैं। तो जल में जो भी एक तरह से प्रदूषक रहते हैं उनको हटाने का एक सामान्य तरीका ये हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो हमारे कवक हैं या मान लीजिए अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, उनमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो इन प्रदूषक तत्वों को एक तरह से समाप्त कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए ये जटिल एक तरह से अणु के रूप में है तो इनको ये तोड़कर एक सरल अणु में बदल देते हैं जो ज़्यादा हानिकारक नहीं होते हैं। यानी ज़्यादा मान लीजिए विषैले टॉक्सिक है तो उनको कम टॉक्सिक कर देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम जैविक उपचार या बायो रेमेडिएशन बोलते हैं।
तो ये जो प्रक्रिया जैविक उपचार की है, इसी प्रक्रिया को अगर हम देखें तो भारत में एक तरह से और तेजी से अपनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और इसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो एक कवक के माध्यम से जो एंजाइम है लैकेस, उसका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाएगा। और यहाँ पर जो प्रक्रिया अपनाई गई है इसको सबस्ट्रेट प्राइमिस्क्यूटी यानी अधस्तर संलिप्तता एक तरह से कहा गया है। इसमें प्रमुख रूप से प्रक्रिया ये अपनाई जा रही है कि जो कवक है उसके माध्यम से ये जो लैकेस एंजाइम है, इसका काम ये है कि भारत में अगर हम देखें तो जो हमारा वस्त्र निर्माण उद्योग है वहाँ पर बड़े पैमाने पर कपड़े में जो भी रंग है उसके लिए अलग अलग प्रकार के जो डाई हैं उनका उपयोग किया जाता है। और इन डाई या जो कार्बन रंजक होते हैं इनके माध्यम से आप देखें खतरनाक जो एक तरह से अणु हैं वो पानी में पहुँचते हैं। तो ये जो अपशिष्ट पानी में पहुँचता है ये जल को बड़े पैमाने पर प्रदूषित करता है। लेकिन यहाँ पर अध्ययन में ये पाया गया है कि ये जो एंजाइम लैकेज है इसके माध्यम से जो भी डाई प्रदूषित पानी है उसका उपचार किया जा सकता है। यानी इस एंजाइम को अगर एक तरह का मान लीजिए कैसेट ले लेते हैं, कैसेट की अगर हम बात करें तो आपने टेप रिकॉर्डर देखा होगा, तो उसमें जो कैसेट होता है उसी तरह का एक कह सकते हैं एक उपकरण रहेगा जिसमें ये एंजाइम एक तरह से आपका रखा जाएगा। और ये एंजाइम जब जल के अंदर रखे जाएंगे तो जो भी इस तरह के डाई होंगे जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनको धीरे धीरे ये तोड़कर समाप्त करेगा। और ये एक तरह से वैज्ञानिक प्रयोग में सफल रूप में आगे बढ़ा है। तो माना जा रहा है कि डाई के माध्यम से जो भी जल प्रदूषण की स्थितियां हैं उनको रोका जा सकता है। और ये कार्य अगर हम देखें तो एक संस्था के द्वारा किया जा रहा है और ये एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम करता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में। संस्था का नाम आप ध्यान रखें, एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, और ये कोलकाता में है। इसी संस्थान के कुछ वैज्ञानिकों और उनकी जो टीम है उसने मिलकर ये काम किया है। और उन्होंने जो भी डाई के अणु हैं जो प्रमुख रूप से अलग अलग रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं उनको विखंडित करके एक तरह से दिखाया है, और जिसमें इस लैकेज एंजाइम का उपयोग किया जा रहा है। लैकेज के द्वारा कौन कौन से अलग अलग जो रंग हैं जो अलग अलग डाई के माध्यम से एक तरह से बनते हैं और जो प्रदूषण जल में फैलाते हैं, जिनको वो समाप्त करता है, उनको आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो थाइफ्लेविन टी, इसके साथ साथ क्रिस्टल वॉयलेट, साथ साथ मैथिल ग्रीन, यहाँ पर साथ साथ अगर हम देखें तो ब्रिलियंट ब्लू, और लास्ट में अगर हम देखें तो कॉमारिन 343। ये 5 अलग अलग प्रकार के अगर हम देखें डाई के अणु हैं जिनको ये विखंडित करता है। वस्त्र उद्योग में जो डाई का उपयोग किया जाता है और उसका जो प्रदूषित पानी है वो नदियों में नालों में मिलाया जाता है, उसमें प्रदूषण की प्रक्रियाओं को रोका जा सकता है इस एंजाइम लैकेज का प्रमुख रूप से उपयोग करके। ये प्रक्रिया भारत में जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है, क्योंकि डाई के माध्यम से आप देखें जो वस्त्र निर्माण उद्योग है वो बड़े पैमाने पर जल प्रदूषण की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है, तो उसको रोकने में काफी हद तक सफलता मिल सकती है। आज के दैनिक क्विज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।